हेलो एवरीवन, हिस्ट्री विद अभिलाष चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज का नेक्स्ट वीडियो आज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध। इससे पहले के सारे वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज प्लासी का युद्ध, इसको आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्लासी का युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट हमारे जो वॉर हैं उनमें से एक है, क्योंकि आपने हिस्ट्री में अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखे होंगे तो प्लासी के युद्ध से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता रहता है। हिस्ट्री में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट तब हो जाती हैं जब हिस्ट्री बदलती है, और प्लासी के युद्ध के बाद भारत की हिस्ट्री बदल गई थी। इसीलिए एक हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट है प्लासी का युद्ध, और इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम सारे युद्धों में देखें तो प्लासी का युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट है। बैटल ऑफ जो प्लासी है इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद से इतिहास अगर प्लासी का युद्ध नहीं होता तो शायद इतिहास कुछ और हो गया होता। तो हम लोग चलिए आज इसकी डिटेल जानते हैं और पढ़ते हैं हमारे प्लासी के युद्ध को। तो प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 में। युद्ध के नाम पर तो इसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में प्लासी का युद्ध, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जानते हैं हम क्या हुआ प्लासी के युद्ध में। ये जो आपको सामने फ़ोटो दिख रही है उसमें एक तरफ ये नवाब की सेना काम कर रही है और दूसरी तरफ है ये रॉबर्ट क्लाइव और ये है मीर जाफ़र। ठीक है, इनको हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। तो प्लासी का युद्ध स्टार्ट हुआ 23 जून और हुआ कब? 1757 में। प्लासी के युद्ध को समझने से पहले आपको थोड़ा बंगाल समझना होगा कि बंगाल क्या है, कहाँ पर है और किसके अंडर में बंगाल काम करता था, और बंगाल के नवाब कैसे कैसे बनते थे। तो चलिए पहले मैप में देख लेते हैं हम बंगाल को। तो ये देखिए मैप में, ये जो आपको रेड पोर्शन दिख रहा है, पिंक, इसको हम क्या बोल रहे हैं? बंगाल। ठीक है, उस टाइम का ये क्या है? पूरा बंगाल। तो उस टाइम के बंगाल में क्या क्या शामिल होता था? तो उस टाइम के बंगाल में शामिल होता था बंगाल, बिहार और उड़ीसा को भी उसमें शामिल किया जाता था। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा आज के सब मिलकर एक ही क्या बनता था? बंगाल, और आज का बांग्लादेश भी। ठीक, तो अभी का जो बांग्लादेश है, अभी का जो बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा है, इन सबको एक साथ मिला दो तो उस टाइम का कहलाता था बंगाल सूबा। तो बहुत इम्पोर्टेंट सूबा था उस टाइम का। और जो एशिया से व्यापार करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, बाहर भेजती थी सामान, है ना, तो उसका लगभग 50 से 60% अकेले बंगाल से जाता था। तो इसीलिए बंगाल बहुत इम्पोर्टेंट केंद्र था, क्योंकि यहाँ पर, और उस टाइम की यहाँ की जनसंख्या भी 1 लाख से ऊपर हुआ करती थी। तो उस टाइम की जनसंख्या 1 लाख से ऊपर, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा क्षेत्र था बंगाल का। तो ये था आपका पूरा बंगाल। अब ये बंगाल था किसके अंडर में? तो बंगाल पहले आता था किसके? मुग़ल जो रूलर थे उनके अंडर में ही आता था। ठीक, मुग़ल रूलर कौन? तो आप लोगों ने पढ़ा है कि बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, तो इन सब के अंडर आता रहा क्या? बंगाल का क्षेत्र, जिसमें एक इनकी तरफ से नवाब राज्य करता था। आगे चल के 1707 में औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु, डेथ। ठीक है, 1707 में औरंगजेब जो किंग था, मुग़ल राजा, उसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब के मरने के बाद जो राजा बने वो ज़्यादा काम के नहीं थे, या आप कहें तो बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं थे, पावरफुल नहीं थे। जब वो पावरफुल नहीं थे तो जो मुग़ल के अंडर में राज्य जाते थे, चाहे बंगाल हो या दूसरे राज्य, उनमें जो भी नवाब काम कर रहे थे वो अपने आप खुला काम करने लगे। और जब ऊपर कोई बैठा हुआ आदमी शक्तिशाली नहीं है तो हम आराम से काम कर सकते हैं। इसीलिए बंगाल के जो रूलर थे उन्होंने भी सोचा कि हम भी क्यों ना स्वतंत्र काम करने लगें। ठीक, तो इसके बाद क्या हुआ? 1717 में बंगाल का सूबेदार या नवाब बना मुर्शीद कुली खां। 1717 में बंगाल का नवाब बना मुर्शीद कुली खां, और इसी के समय से, ठीक है, ये जो बंगाल है
वो स्वतंत्र कार्य करने लगा। उसने कहा कि मुगल में तो कोई रूलर है नहीं काम का, क्योंकि आपको पता है फर्रुखसियर हैं इस टाइम 1717 में, है ना, औरंगजेब के बाद आ चुके हैं। तो इस टाइम पर ये स्वतंत्र काम करने लगे। इसने क्या किया, अपनी कैपिटल बदल ली। इसने अपनी कैपिटल, इसकी होती थी ढाका, और ढाका से ये कहाँ ले गया, मुर्शिदाबाद ले गया। ठीक है, बंगाल में दो जगह हैं, ढाका से मुर्शिदाबाद। ये मैप में आप अगर देखें ध्यान से तो आपको दिखेगा, यहाँ ये ढाका है और यहाँ ये मुर्शिदाबाद है। तो इसने क्या किया, अपना कैपिटल बदल कर ढाका से कहाँ ले गया, मुर्शिदाबाद ले गया। कुछ दिन बाद मुर्शीद कुली खां की डेथ हो गई। 1727 में जो बंगाल का नवाब था मुर्शीद कुली खां, उसकी डेथ हो गई। तो दूसरा नवाब बना जिसका नाम था शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला जो बंगाल का नवाब था, इसने क्या किया, इसने, आपको पता है कि बंगाल के अंडर क्या आने लगे हैं, बिहार और उड़ीसा भी। तो इसने बिहार में अपना काम देखने के लिए एक सूबेदार रख दिया खुद की तरफ से अलग से, जिसका नाम था अलीवर्दी खां। तो इसने बिहार का काम देखने के लिए, शुजाउद्दौला ने अपने बिहार का काम देखने के लिए अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार बना दिया। शुजाउद्दौला की भी डेथ हो जाती है और शुजाउद्दौला के बाद उसका लड़का सरफराज खान किंग बनता है। सरफराज खां, सरफराज खां ज़्यादा कोई काम का किंग था नहीं, पावरफुल नहीं था। तो जो बिहार का सूबेदार था अलीवर्दी खां, उसी ने विद्रोह कर दिया, और अलीवर्दी खां ने सोचा कि मैं ही किंग बन जाता हूँ। और 1740 में फाइनली अलीवर्दी खां ने विद्रोह करके सरफराज खां को मार दिया। 1740 में अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को मार दिया और अलीवर्दी खां बन गया बंगाल का नवाब। यहाँ तक क्लियर है। 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि सबसे पहले कौन बना, मुर्शीद कुली खां बना। ठीक है, मुर्शीद कुली खां की डेथ हो गई, तो उसके बाद शुजाउद्दौला बना। शुजाउद्दौला की डेथ हो गई तो नेक्स्ट नवाब बना सरफराज खां, और सरफराज खां को मारकर अलीवर्दी खां अगला नवाब बन गया। अलीवर्दी खां समझदार व्यक्ति था और ये 1740 से 1756 तक बंगाल का नवाब रहा। 1740 में जब ये नवाब बना तो इसने देखा कि 1740 में ही, आप पढ़ चुके हो कि युद्ध चल रहे हैं किसके, फ्रांसीसियों के और अंग्रेज़ों के। वो भी ये देख रहा है कि इन दोनों की युद्ध यहाँ पर शुरू हो गए हैं। तो ये जो आपका कोट है, ये आता है एग्ज़ाम में, इसको याद रखना है। क्या इसने कहा कि जो ये यूरोपीय हैं, अगर इनको छेड़ दो तो ये हमें काट लेंगे, और ना छेड़ो तो ये शहद देंगे। ठीक है, शहद देंगे मतलब हमें फ़ायदा देंगे। इसलिए यूरोपियों से हमें बिल्कुल नहीं बोलना है और अपना काम करते रहना है। ये कथन पूछते हैं कि किसने मधुमक्खियों से कंपेयर किया है, तो अलीवर्दी खां ने। किसे किया है, यूरोपियों से। क्या कहा था इसने कि इन्हें छेड़ दो तो ये काट लेंगे और नहीं छेड़ो तो ये शहद देंगे। इस तरह की पॉलिसी बनाई अलीवर्दी खां ने। और अलीवर्दी खां जब यूरोपियों से कोई नहीं बोला, ये चुपचाप अपना काम करता रहा, तो नवाब बना रहा। और यूरोपी अपना काम करते रहे, वो फ्रांसीसी और अंग्रेज़ आपस में लड़ते रहे। तो यहाँ तक थे अलीवर्दी खां। अब क्या हुआ, अलीवर्दी खां की हो गई डेथ। ठीक, अलीवर्दी खां मर गए। अलीवर्दी खां का कोई लड़का नहीं था। अलीवर्दी खां का कोई लड़का नहीं था। अब कोई लड़का नहीं था अलीवर्दी खां, तो इसकी 3 लड़कियां थीं, 2 और 3। 3 लड़की में जो सबसे छोटी लड़की थी वो इसको प्रिय थी, और सबसे छोटी जो लड़की थी उसका लड़का था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। तो इसकी सबसे छोटी जो लड़की थी उसका लड़का था सिराजुद्दौला, जिसको ये पसंद करता था। तो इसने कहा कि अगला किंग कौन बनेगा, तो सिराजुद्दौला बनेगा, बोल दिया। अब 2 लड़कियां और हैं इसकी, फर्स्ट सेकंड, उनको कुछ नहीं मिला। नवाब किसको बना दिया गया, सिराजुद्दौला को बनाने की बात कह दी। तो ये दोनों जो लड़कियां हैं ये चिढ़ गईं। ठीक, इनमें से एक का नाम था घसीटी बेगम। घसीटी बेगम, ये आगे नाम आएगा इसलिए याद रखना है। सिराजुद्दौला की मौसी हैं घसीटी बेगम, और तीसरी एक और मौसी हैं जिनका भी लड़का है ना। तो ये दोनों चिढ़ गए
कि ये सिराजुद्दौला को ही नवाब क्यों बनाया गया, लेकिन अलीवर्दी खां चाहता था, इसलिए अलीवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को बना दिया बंगाल का नवाब। तो अब डेट आती है 1756, जब बंगाल के नवाब बन गए हैं सिराजुद्दौला। ये है सिराजुद्दौला। ठीक, सिराजुद्दौला कब नवाब बना? 1756 में। कब तक रहा? तो 1757 तक, प्लासी के युद्ध तक। सिराजुद्दौला जैसे ही नवाब बना, अलीवर्दी खान ने तो कहा था कि छेड़ोगे तो दिक्कत है, इसलिए नहीं छेड़ना है, लेकिन इसके जो संबंध हैं अंग्रेज़ों से वो ख़राब हो गए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ क्या काम कर रहे थे? अंग्रेज़ यहाँ पर अपनी नई नई बस्ती बना रहे थे और नए नए किले बनाते जा रहे थे। ऊपर से आपको पता है बंगाल में भी उनका एक किला है ना, फोर्ट विलियम। तो बंगाल में भी उनका एक किला है कलकत्ता में, जिसका नाम है फोर्ट विलियम। उसके चारों तरफ भी वो काम करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि 1756 आपको पता है जब शुरू हुआ था थर्ड कर्नाटक वॉर। तीसरे कर्नाटक युद्ध के शुरू होने के पहले वो अपनी अपनी व्यवस्था कर रहे थे फ्रांसीसियों से। इसीलिए उन्होंने क्या काम किया, जो उनका फोर्ट विलियम था कलकत्ता में, उस फोर्ट विलियम में क्या कर दिया, तोपें लगानी शुरू कर दी और उसके चारों तरफ सेना बढ़ाना शुरू कर दिया। ये कब काम किया अंग्रेज़ों ने? 1756 में। दूसरा काम वो लोग कर रहे थे कि इन्हें 1700 तो अंग्रेज़ों का जो किला है फोर्ट विलियम, उसकी उन्होंने कर दी चारों तरफ से बंदी, और चारों तरफ उन्होंने और सेना बढ़ा ली और बहुत ज़्यादा उस पर क्या लगा लिए, तोप वगैरह लगा लिए। अब ये कलकत्ता या बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। ये सिराजुद्दौला सब देख रहे थे कि ये बार बार काम कर रहे हैं। दूसरा क्या कर रहे थे अंग्रेज़? 1717 में इनको एक फरमान मिला था, जो आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो दिया था फर्रुखसियर ने, है ना। फर्रुखसियर ने एक फरमान दिया था जिसमें उसने जारी किया था दस्तक। दस्तक क्या होता है? दस्तक एक अधिकार पत्र होता था जिसको दिखाया जाता था। दस्तक मतलब आप एक लाइसेंस टाइप समझ लीजिए कि एक लाइसेंस या एक पेपर होता था, उसको दे दिया था अंग्रेज़ों को। किसने? फर्रुखसियर ने। उसमें क्या होता था कि अंग्रेज़ अगर कोई माल ले जा रहे हैं और वो पत्र अगर दिखा देते थे तो उस पर कोई भी माल पर टैक्स नहीं लगता था। तो ये किसको मिला था? कंपनी को मिला था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक। इस दस्तक का जो है अंग्रेज़ मिसयूज करने लगे। कैसे मिसयूज करने लगे? कि पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामान दस्तक से उठाकर वो ले ही जाते थे। दूसरा उन्होंने क्या काम किया कि जो खुद का व्यापार है, अंग्रेज खुद भी पर्सनल ट्रेड करने लगे अपना, और वही दस्तक दिखा के अपना सामान ले जाते टैक्स फ्री। उसके अलावा तीसरा काम वो करने लगे कि जो भारत के लोग हैं उनसे कहा तुम्हारा माल हम यहाँ तक पहुँचवा देंगे, तुम्हारे ऊपर कितना टैक्स लगता है? उन्होंने कहा 50%। हमें 20% दे दो, 30 दे दो, बाकी कहा हम बचवा देते हैं, क्योंकि हमारे पास है दस्तक, हम ये दिखाएंगे और तुम्हें फ्री में ले जाएंगे। इस तरह से वो क्या करने लगे, दस्तक का मिसयूज करने लगे और इसको ले जाते रहे। ना तो बंगाल को टैक्स मिल रहा था, पैसा मिल रहा था, और ना ही मुगलों को टैक्स मिल रहा था, कोई भी टैक्स, क्योंकि इस दस्तक को दिखाकर सारा सामान फ्री में अंग्रेज़ ले जाने लगे। ये सारे काम तो हो ही रहे थे। साथ ही साथ क्या हुआ, 1756 में इन्होंने अपने चारों तरफ सेना बढ़ाना शुरू कर दिया। अब इससे सिराजुद्दौला परेशान हो गया और सिराजुद्दौला ने उनसे कहा कि दुर्गीकरण मत करो। नहीं माने तो 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम किला था इस पर अटैक कर दिया। कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर अटैक करने के बाद 5 दिनों के बाद 20 जून, ठीक, 15 को इसने अटैक किया और 5 दिन चलती रही लड़ाई, और 20 जून को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया सिराजुद्दौला ने। तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को कलकत्ता से भगा दिया और कलकत्ता में जो उनका फोर्ट विलियम था उस पर कब्जा कर लिया। फोर्ट विलियम पर जैसे ही कब्जा हुआ अंग्रेज़ वहाँ से भाग गए और पास में एक फुल्टा नाम का द्वीप था, है ना, टापू आइलैंड था, उस आइलैंड पे जाके अंग्रेज़ बैठ गए। अब अंग्रेज़ वहाँ से भाग गए, बंगाल से खाली हो गया सब कुछ। फोर्ट विलियम पर इन्होंने कब्जा कर लिया, कलकत्ता पर भी कब्जा कर लिया। कलकत्ता पर कब्जा करने के बाद इसने कलकत्ता का नाम बदल कर रख दिया अलीनगर।
कलकत्ता का नया नाम रख दिया इसने क्या, अलीनगर, और उस पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों की ये बात जो सूचना है वो पहुंची कहाँ पर, मद्रास, है ना, आप जानते हो कहाँ पहुंच गई, उनका केंद्र कहाँ था, मद्रास। और सेकंड कर्नाटक वॉर में आपने पढ़ा था कि जो मद्रास है वहाँ के गवर्नर बनकर बैठ चुके हैं, वहाँ पर प्रशासन किसका चल रहा है, तो रॉबर्ट क्लाइव का, जिसने सेकंड कर्नाटक वॉर जितवाया था अंग्रेज़ों को। तो क्लाइव बैठा हुआ है मद्रास में, ये बात पहुंची क्लाइव के पास कि हमें बंगाल से भगा दिया है सिराजुद्दौला ने। क्लाइव ने अपनी सेना ली और अपने एक और साथी को बुलाया जिनका नाम था वाटसन। वाटसन थे नौसेना वाले, ठीक, नेवी का हेड था वाटसन और सेना का पूरी का हेड था क्लाइव। दोनों ने अपनी सेना लेकर चढ़ाई कर दी बंगाल के ऊपर और आ गए फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम में सिराजुद्दौला हारने लगा, तो सिराजुद्दौला ने समझदारी दिखाई और सोचा कि क्या कर लेते हैं, ट्रीटी कर लेते हैं। इस ट्रीटी को हम कहते हैं अलीनगर की संधि, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अलीनगर कब हुई, तो 1757 में हुई। 9 फरवरी 1757 को कलकत्ता पर दोबारा जीत लिया अंग्रेज़ों ने और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से कर ली ट्रीटी। अंग्रेज़ों की तरफ कौन आए थे, क्लाइव और वाटसन आए थे। अब ट्रीटी में इन्होंने कहा, क्या कहा लिखा, तो ट्रीटी में इन्होंने कहा कि जो हम मुग़ल बादशाह का हमें फरमान मिला था, जो हम दस्तक कर रहे थे, वैसा हम काम करेंगे, फ्री में ट्रेड करेंगे। इसने कहा बिल्कुल करिए। कहा कलकत्ता की हम मरम्मत और भी ज़्यादा करेंगे, यहाँ और सेना रखेंगे, तो रख लेने दिया गया। तीसरा, कलकत्ता में हम सिक्के चलाएंगे, तो चला लेने दिया गया। और चौथा, इन्होंने कहा कि आपने हम पर अटैक किया है, नवाब से कहा, तो आप हमें नुकसान हो गया, अटैक करने पर युद्ध लड़ना पड़ा, हमारे पैसे खर्च हो गए, तो उसके लिए आप हमें क्या दोगे, हर्जाना दोगे, ठीक। पैसे भी ले लिए नवाब से अलीनगर की संधि में। इतना सब हो गया, नवाब झुक गया। अब नवाब के झुकने के बाद इन्हें लगा कि पूरे बंगाल पर ही हमारा कब्जा होना चाहिए, लेकिन हम करें कैसे, कोई बहाना तो हमारे पास है नहीं। फोर्ट विलियम इन्होंने जीता था, फोर्ट विलियम तो हमने वापस ले लिया, कलकत्ता में हमारे सिक्के भी चलने लगे, कलकत्ता में हम व्यापार भी करने लगे, लेकिन सिराजुद्दौला नवाब बनकर तो बैठा है, इसको कैसे न कैसे हमें भगाना है यहाँ से और ख़ुद का पूरा बंगाल हमें चाहिए। इसके लिए बहाना ढूंढ रहे थे और इन्हें जो बहाना मिला वो कब मिला उसको देखते हैं। क्या हुआ, 15 जून को अटैक किया था सिराजुद्दौला ने और 20 जून को वो जीत गया था, ठीक है। तो 20 जून को जब वो जीत गया तो कहा गया, अंग्रेज़ों के एक तरफ से एक अधिकारी थे जिनका नाम था हॉलवेल। हॉलवेल ने एक कहानी बनाई। हॉलवेल ने कहा कि जब सिराजुद्दौला ने 20 जून को 1756 को हमको जीता था फोर्ट विलियम और हम लोग भाग गए थे, तो इसने क्या किया, 146 अंग्रेज़ों को पकड़ लिया था और उन 146 अंग्रेज़ों को क्या किया, एक कोठरी में बंद कर दिया, ठीक। वो लगभग 14x18 की कोठरी थी जिसमें इन 146 अंग्रेज़ों को इसने भर दिया और कहा गया कि इन 146 में से अब एक के ऊपर एक बैठा देंगे, छोटी सी कोठरी में सबको भर दिया, तो दम घुटने के बाद 123 अंग्रेज़ मर गए। 123 अंग्रेज़ मर गए और 23 बचे हैं, और उन 23 में से एक कौन था, तो हालवेल ने कहा एक मैं हूँ, 22 और बचे हैं, और हम लोगों को इसने बंद किया था और इतनी बुरी तरह से मारे गए। किसी भी अन्य तरीके से इस बात का पता नहीं चलता, केवल एक ही हैं हालवेल जो ये कहानी सुनाते हैं। तो संभवतः हम मानते हैं कि ये कहानी कैसी थी, बनाई हुई थी। अब बनाई हुई है या नहीं बनाई लेकिन ये कहानी मिल गई किसको, अंग्रेज़ों तक पहुंच गई और हालवेल इसको प्रचार किया गया 1 साल तक, ठीक है। 56 से 57 तक कहा गया कि हमारे 123 को मारा था, हमारे 123 को एक कोठरी में भरा। इस वाली घटना को हम लोग बोलते हैं ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल, ठीक है। हिंदी में भी इंग्लिश में भी सब में किस नाम से पूछा जाएगा, ब्लैक होल के नाम से पूछा जाएगा। ये मैंने यहाँ दिखाया भी है आपको, ब्लैक होल, क्योंकि काल कोठरी है ना, अंधेरा था वहाँ, तो इसलिए इस घटना को क्या कहा गया, ब्लैक होल की घटना। इस ब्लैक होल की घटना को अंग्रेज़ों ने बहुत प्रचारित किया और
करते करते बहाना लेकर कि हमारे 123 अंग्रेज़ों को मारा गया है, हम बंगाल पर अटैक कभी ना कभी तो करेंगे और उससे बदला लेंगे। ठीक, ये वाली घटना 1 साल तक ये प्रचारित करते रहे। और इसके बाद आपको पता है इनने फोर्ट विलियम ले भी लिया, लेकिन उसके बाद भी ब्लैक होल की घटना तो चली रही है कि ब्लैक होल की घटना हुई है, इसीलिए हमें बंगाल पर अटैक करना है। अब बंगाल में कुछ लोग थे। कौन कौन लोग थे? तो बंगाल में एक थे मनिक चंद। ये मनिक चंद कौन है कि जब नवाब ने बंगाल को जीता, किसको? फोर्ट विलियम को जीता था 1756 में, तो वो खुद तो वहाँ रहा नहीं नवाब, वो तो चला गया अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद। उस जगह पर उसने एक अपना प्रभारी बिठा के गया था जिसका नाम था मनिक चंद। फोर्ट विलियम को देखने के लिए उसने किसे बिठा के गया था? मनिक चंद को। दूसरा बंगाल में आदमी था जिसका नाम था जगत सेठ। ये जगत सेठ क्या करता था? पैसे देता था। किसको पैसे देता था? नवाब को पैसे देता था। एक तरह से बैंकर था, उसका फाइनेंसर था, ज़्यादा पैसे वाला। तीसरा व्यक्ति था अमीर चंद्र, एक व्यापारी था। चौथा था या थी घसीटी बेगम। घसीटी बेगम कौन थी? मौसी थी, आपने पहले ही पढ़ा है, सिराजुद्दौला की मौसी। नेक्स्ट था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र कौन था? तो सेनापति था ये, सिराजुद्दौला का सेनापति। और एक राय दुर्लभ था जो एक सैनिक था। ठीक, इनकी सेना में सैनिक था। तो अंग्रेज़ों ने मनिक चंद को, जगत सेठ को, अमीर चंद्र को और घसीटी बेगम को, मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, सबको अपनी अपनी तरह के लालच दिए, सबको पैसे दे दिए। घसीटी बेगम तो चिढ़ती थी कि सिराजुद्दौला ना बने, तो घसीटी बेगम उसके लिए साथ हो गई। मीर जाफ़र को कहा गया कि आप सेनापति हो, आपको हम नवाब बनाएंगे, आप हमारी तरफ मिल जाइए। और राय दुर्लभ को भी पैसे दे दिए गए। कुल मिलाकर जो चारों तरफ थे किसके? नवाब के। ये इम्पोर्टेंट लोग, इन सबको अंग्रेज़ों ने खरीद लिया और अपनी तरफ मिला लिया। ठीक, दो लोग थे, एक मीर मदान, दूसरे मोहनलाल। ये राजभक्त थे, ये अंग्रेज़ों की तरफ नहीं गए, ये किसकी तरफ रहे? सिराजुद्दौला की तरफ रहे। तो सिराजुद्दौला हैं, मीर मदान हैं, मोहनलाल हैं। दूसरी तरफ ये सारे लोग हैं। अभी सिराजुद्दौला को नहीं पता कि ये सारे लोग अंग्रेज़ों से मिले हैं, लेकिन ये मिल गए हैं। और इस तरफ है अंग्रेज। तो अंग्रेज प्लस ये सारे लोग, और इस तरफ हैं सिराजुद्दौला, मीर मदान और मोहनलाल। सिराजुद्दौला समझता है ये सब मेरी तरफ हैं, लेकिन सब की सब अंग्रेज़ों की तरफ जा चुके हैं। अब अंग्रेज़ों ने इन सब को अपनी तरफ करने के बाद मौका ढूंढा और अटैक किया सिराजुद्दौला के ऊपर। जगह का नाम था प्लासी। प्लासी बंगाल में एक जगह है। ठीक है, उस टाइम का बंगाल आपको पता ही है, 3 से मिलकर बना है बड़ा बंगाल। तो उसमें तो उस जगह का नाम क्या था? प्लासी। तो 23 जून 1757 को प्लासी में, प्लासी कहाँ है? प्लासी भागीरथी नदी के किनारे एक जगह का नाम है ना। तो प्लासी नदी पर प्लासी जगह पर युद्ध हुआ किसका? नवाब का और अंग्रेज़ों का। नवाब की तरफ थी 50,000 की सेना और अंग्रेज़ों की तरफ थे 3200 सैनिक, मतलब 3000 मान लीजिए। अब एक तरफ 50,000 है और दूसरी तरफ केवल 3000। लेकिन क्या हुआ कि पहले ही बात हो चुकी थी। युद्ध जैसे ही प्रारंभ हुआ, शुरू होते ही जो उनका सेनापति था मीर जाफ़र, सेना लेके अलग हो गया। मीर जाफ़र सेना लेके अलग हो गया, बचे थे मीर मदान और उनके साथी। ठीक है, जो आप इस तरफ देखते हो, मोहनलाल और मीर मदान। और ये सारे तो किसकी तरफ हो गए थे? अंग्रेज़ों की तरफ पहले मिल ही चुके थे। तो क्या हुआ, जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, मीर जाफ़र अपनी सेना लेके अलग हो गया। मोहनलाल और मीर मदान ने क्या किया? लड़ते हुए इनको गोली लग गई, वो दोनों मारे गए। बचा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने देखा कि अब मेरी सेना तो पूरी की पूरी और सेनापति भी कहाँ चले गए हैं? उस साइड चले गए हैं, इसीलिए ये भाग गया। और भाग के कहाँ पहुँचा? मुर्शिदाबाद। जैसे ही ये मुर्शिदाबाद पहुँचा, इसको वहीं पर पकड़ लिया और मार दिया गया। ठीक, इस तरफ से कौन थे? तो आपको पता है क्लाइव थे सेनापति। क्लाइव, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है इसमें ये हैं क्लाइव, ये है क्लाइव और ये है मीर जाफ़र। मीर जाफ़र, कुल मिलाकर युद्ध हुआ ही नहीं। ठीक है, बिना युद्ध किए ही
मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की तरफ पहले से था ही, और ये चला भी गया और सारी सेना इस तरफ मिल गई। बैठे रह गए अकेले नवाब वहाँ से भाग गए, बाद में उनको भागने के बाद मार दिया गया। इस तरह अंग्रेज़ों ने धोखे से लालच दे के लोगों को खरीद कर प्लासी का युद्ध जीत लिया। प्लासी के युद्ध में से ये हो गया कि पूरा बंगाल अंग्रेज़ों के अंडर में आ गया। कंपनी को 24 परगने की दीवानी मिली। दीवानी का मतलब होता है कर लेने की अधिकार, कर, ठीक। 24 परगना जगह, वहाँ कर लेने का, टैक्स लेने का काम किसको मिल गया? अब कंपनी को, वो जितना चाहे वहाँ से टैक्स ले सकती थी। नवाब बना दिए गए मीर जाफ़र, जो सेनापति था, जो अंग्रेज़ों की तरफ मिल गया था, उसी को अगला बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो इस तरह बिना लड़े ही युद्ध जीत लिया अंग्रेज़ों ने। मीर जाफ़र नवाब बन गया, सिराजुद्दौला मारा गया। ये था आपका प्लासी का युद्ध। ये यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अगला वाला युद्ध, जो है बक्सर का युद्ध, और फिर इसी तरह हिस्ट्री को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।